नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार। हालाँकि ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को शाम को 5 बजे प्रसारित होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश उस दिन की बजाय आज किया जा रहा है और आज ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा, अद्भुत और अविस्मरणीय होने वाला है। कम से कम मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज जुड़ेंगे, वो इस पल को, इस क्षण को नहीं भूल पाएँगे क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ कलमकार, रचनाकार, साहित्यकार हैं, जिनके जीवन में इतने सारे कार्य हैं कि उनसे जुड़ पाना, उनको समझ पाना, उनसे बात कर पाना बहुत बड़ी बात है। तो फटाफट से आप लोग भी जुड़ जाइए क्योंकि डॉक्टर अशोक मैत्रेय जी आज हमारे साथ हैं और बहुत लंबे कार्यकाल के बाद में आजकल फिर वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है, हमें बहुत देर से इससे जूझ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना हमें साथ मिलता है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। ओह! देखिए, शुरुआत ही जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम के साथ हो गई क्योंकि मैं बहुत देर से इससे जूझ रही हूँ। सत्य प्रकाश पांडे जी, सादर प्रणाम आपको और उपासना सिन्हा जी, आपको भी प्रणाम, गीता त्रिपाठी जी, आपको भी प्रणाम और साथ में हैं कवि राजकुमार हिंदुस्तानी जी। सादर प्रणाम सभी को और बस उम्मीद कीजिए और आप भी दुआ कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए और वो हमसे फिर से जल्दी से जुड़ जाएँ। देखिए आगे। सर सादर प्रणाम, बहुत-बहुत स्वागत हाँ, है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं डर गई कि फिर से नेटवर्क ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया और हाँ, ये तो दिखाई नेटवर्क भी तो हमारे देश की तरह चलता है। क्या बात है। शुरुआत ही ऐसी हो गई। तो सर बहुत सारे लोग भी हमसे जुड़ गए हैं, आपको आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं। मैं बीच-बीच में लोगों के कमेंट्स भी लेते चलूँगी। लेकिन आज आपके बारे में जानना है हमें, आपके इस कार्यकाल को समझना है और जो आपकी नया उपन्यास अभी इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है 61 दिन 59 खत, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो यही है कि ये क्षेत्र जो साहित्य का क्षेत्र है, ये आपने चुना या फिर कैसे हुआ इधर पदार्पण आपका कैसे हो गया? ये मैं स्वयं नहीं समझ पाता। मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और आज भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वगैरह पे मेरे लेक्चर्स होते रहते हैं। अच्छा। हाँ, आज भी एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ मैं, एकेडमिक डायरेक्टर हूँ और वहाँ करीब-करीब सारे सब्जेक्ट्स में लेता हूँ। और कभी-कभी ये होता है कि सुबह को लेक्चर वहाँ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी पे दे रहा हूँ और शाम को तुलसीदास पे बोलना पड़ रहा है। ऐसा हो जाता है। तो ये प्रकृति मेरे से जो काम, माँ वाणी जो काम लेना चाह रही है, ले रही है। लेकिन मूलतः मुझे ये लगता है इस 8वें दशक को पार करते-करते जीवन के कि मेरा जन्म तो साहित्य के लिए हुआ था, लेकिन जीवन विज्ञान को चला गया। और अब जब इस जीवन के अंतिम फेज के अंदर मुझे अवसर मिला, तो मैंने फिर वो जो जिसके लिए मैं पैदा हुआ था, उस पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। क्या बात है। साहित्य यूं ही तो आता नहीं, किताब पढ़ करके साहित्य नहीं आता। संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति संवेदनशील है। अगर आपको पिन चुभेगा तो दर्द होगा। वही पिन जब मन में चुभता है, तब जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा जब शब्दों में बदल करके बाहर आती है, तो वो साहित्य बन जाता है, वो कविता बन जाती है, वो गीत बन जाता है, वो लेख बन जाता है, वो कहानी बन जाता है, वो उपन्यास बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर 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 आपके भीतर की फैक्ट्री के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि जो सामग्री बाहर से आ रही है, जो वेव्स बाहर से आ रही हैं, वो आप उसको पकड़ करके और उससे संवेदित हो जाएं और उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को शब्दों में बदल दें, तो फिर आप साहित्य की रचना नहीं कर सकते। अगर कुछ करेंगे भी तो मैकेनिकल काम होगा।
उसके अंदर प्राण नहीं होंगे। मैं कभी भी लिखता नहीं हूं, जो हो जाता है वो करता हूं। जब विवश हो जाता हूं, जब विवश हो जाता हूं कि इतनी बेचैनी हो रही है कि अगर मैंने नहीं लिखा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तब कलम उठाता हूं, वरना नहीं उठाता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर। और मैं आपकी इस बात को इस तरह से भी महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों से बात हुई कि जैसा आपने बोला ना, हृदय के उद्गार आपने जो अभी व्यक्त किए हैं, मुझे लगा कि सशब्द मैंने ये सब पहले भी सुना है, और आज आपके मुंह से सुन करके फिर मुझे इस बात पे पूरी तरह से विश्वास हो रहा है कि साहित्यकार जन्मजात होता है, कोई ऐसे नहीं हो सकता है कि पढ़ लिख करके या हिंदी का कोई ज्ञाता हो, और छंदों का उसको ज्ञान जरूर हो सकता है, लेकिन वो आत्मा नहीं छू सकते। सही बात हाँ, है, बिल्कुल। वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकता है, वो बड़े हाँ, बड़े खंड काव्य लिख सकता है, लेकिन उनमें प्राण नहीं मिलेंगे। वो बिल्कुल, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन प्राण नहीं मिलेंगे, प्राण नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। और बीच-बीच में मैं कुछ कमेंट्स ज़रूर लेती चलूँगी, और एक कमेंट बहुत ही प्यारा-सा मेरे सामने आ गया है, सत्य प्रकाश पांडे जी का। कहते हैं, "सर बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं आज।" तो वो वो बहुत और प्रेम है डॉक्टर सत्यप्रकाश हाँ, पांडे हाँ, और साथ ही कह रहे हैं कि मालवीय जी का रूप मिल रहा है सर में। और ये बात तो मैं सत्य प्रकाश जी, जब हम लोग यहाँ पे जॉइन कर रहे थे ना, तो मेरे अंदर भी का। यही भावना आई कि सर कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं, और मेरे दिल से इच्छा है कि मैं कभी आपसे मिल सकूँ यहाँ हाँ, सामने से। बिल्कुल 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 मिलेंगे। ये डॉक्टर हाँ, सत्यप्रकाश पांडे भी तुम्हारी तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट हैं बीएचयू में, अच्छा, और बोटेनिस्ट हैं, चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये नए लोगों को इस कदर बोलना सिखा रहे हैं, इस कदर बोलना सिखा रहे हैं कि मैं इनको, इनकी ऊर्जा को और इनकी क्षमता को प्रणाम करता हूं। मैं आज सुबह ही मैं इनको डांट करके चुका हूं कि भाई परिवार को भी समय दो, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान दो। नहीं दे रहे, पागलों की तरह से, दीवानों की तरह से लगे हुए। बिल्कुल। और जब ये आपने कहा ना कि जब ये अंदर आता है तो इतनी बेचैनी हो जाती है कि फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ। ऐसा होता है, लगता है ना कि समय निकल रहा है, जल्दी-जल्दी कुछ कर लेना चाहिए, और जितने भी लोगों को समझ लो, जान लो, जीवन को समझ लो। और आप भी वो काम कर रहे हैं, सत्य प्रकाश जी भी कर रहे हैं, और मेरी भी एक छोटी-सी कोशिश है। साथ में हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं उपासना सिन्हा जी, गीता त्रिपाठी जी, कवि राजकुमार हिंदुस्तानी जी, गीता त्रिपाठी जी भी आपको सादर चरण स्पर्श कह रही हैं। गीता त्रिपाठी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बड़ा काम कर रही है लड़की। इसने महाशिव पुराण के 36,000 श्लोकों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है, और क्या वहां के बात है! राजभाषा आयोग ने उसे छापा है, और उसके बाद में इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। क्या ये बात मुझे है! 2014 या 15 में मिली थी, रायपुर में ही एक सेमिनार में। तो उनसे ये तो आप फिर मुझसे ही बात कीजिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। पूनम ग्रोवर जी हैं, साथ में बहुत सारे कमेंट्स हैं, उपासना सिन्हा जी का है, बहुत सारा कमेंट, और मैं बीच-बीच में पढ़ती रहूँगी। अ, मंजू कौशिक जी भी जुड़ी हुई हैं, सभी आपको प्रणाम कह रहे हैं, सादर प्रणाम। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और मैं चाहूँगी कि लाइक बहुत कमेंट के साथ आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी करिए, क्योंकि ये बातें लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। तो सर, आज आप मेरे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हैं जिसमें काव्य और गद्य दोनों का ही समावेश आप में मिलता है। तो अभी तक जो आपके कार्यकाल रहा है, वो आप अगर कुछ शब्दों में बताना चाहेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ और आज आप अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? तो मैं मुझे याद आता है कि 1953, 54 और 55, ये 2 वर्ष का समय था। 53, 54, 54, 55, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो बोलने का, डिबेट वगैरह में बोलने का मुझे 8 वर्ष की उम्र से शौक था, तो बोलता था। वहां पर नोटिस निकला कि मैगजीन के लिए कविताएं, लेख वगैरह दीजिए। छायावाद का समय था वो, उसका प्रभाव कुछ रहा होगा। गद्य गीत का प्रचलन था,
तो मैं आपको हंसी की बात बता रहा हूँ, एक 12 वर्ष के बच्चे की बात। उस 12 वर्ष की उम्र में मैंने मैगजीन के लिए 2 गद्य गीत लिखे। 2 गद्य गीत? 2 गद्य गीत लिखे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? बस पिक्चर फ्रीज हो गया था। अब मैं क्या करूं? चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि सर फिर आ जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं उनकी तरफ, शायद पावर कट है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं ऊपर वाला कितना साथ देता है। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। हाँ, जी। वो कुछ ना कुछ बीच में नजर लग जाती है। वो कोई बात नहीं। मैंने 2 गद्य गीत लिखे। एक कविता की सुहाग रात। मैं हंसी की बात ये कह रहा हूं कि 12 वर्ष का बच्चा गद्य गीत बिल्कुल। लिखता है, कविता की सुहाग रात। क्या बात और है, सही दूसरे का बात है। मुझे शीर्षक भी याद नहीं। और उसमें कुछ ऐसा ही था कि एक बगीचे का विवरण था, फूल खिल रहे हैं, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं, और शीतल मंद पवन चल रहा है, कविता कामी तैरती हुई हवा में आती है, और वो कवि के सामने उतर करके उससे आलिंगनबद्ध हो जाती है। ये 12 वर्ष के बच्चे की कल्पना थी। तो उसमें मैंने मेरी मूर्खता देखी है। ये नवांकुरों के लिए मैं सबक होगा कि मैंने उस पर लिखा, क्षिप्रा के मंद मंद झकोरों से वातावरण पुलकायमान हो रहा था, आज भी याद है। अब वो क्षिप्रा मैंने लिया वायु के अर्थ में, वायु के मंद मंद झकोरों से। जब, और एडिटर ने भी छाप दिया, टीचर ने। जब 2-4 साल बाद मुझे तमीज आई तो मालूम हुआ क्षिप्रा तो उज्जैन की नदी है। हाँ। वायु के तो अर्थ में आता ही नहीं। और मुझे जब भी वो, मैं इस संस्मरण को हमेशा सुनाया करता हूं कि भाई क्या सबक मिला कि जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द को तोल लो, समझ लो, अर्थ ढूंढ लो, डिक्शनरी ढूंढ लो, विश्वकोश ढूंढ लो, कुछ भी करो, लेकिन जब लिखते हो तो आपकी पूरी अथॉरिटी होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए कि ये शब्द हम लिख रहे हैं, इसका हम जवाबदेह हैं। इसके लिए शब्द में बहुत शक्ति है। वो सामने वाले के प्राण भी ले सकती है और सामने वाले को आत्महत्या करने से बचा भी सकते हैं। बिल्कुल। तो एक मैंने संस्मरण आपको ये सुनाया। तो सर, लेकिन मैं ना सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि एक 12 साल का बच्चा जो सुहाग रात का के शब्द को भी इस्तेमाल कर पाता है, वो भी कविता के रूप में, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे आज भी ये पता नहीं कि वो सुहाग रात शब्द कहाँ से आया। मैंने कहीं पढ़ा हो, मुझे ये लगता है कि पढ़ने का शौक था, जहां जो किताब मिली पढ़ लिया। तो किसी किताब में, कहानी में, कहीं में मैंने पढ़ा होगा शब्द, और उसमें मैंने ये समझा होगा कि बहुत एक दूसरे के समीप आने पर बातचीत करने को सुहागरात कहते हैं। तो मैंने कविता से कवि का सुहागरात कराया। क्या उसके बात है। बाद तो फिर उसके बाद तो फिर बस चल पड़े तो चल पड़े। फिर तो कॉलेज मैगजीन के स्टूडेंट एडिटर भी रहे, कल्चरल कॉलेज फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े करा दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक जी, डॉक्टर स्नातक हरीश नवल हैं, बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, उनके ससुर हैं, उनकी बेटी हैं सुधा जी, बड़ी अच्छी चित्रकार हैं, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। अच्छा। तो उनका सर लेक्चर कहाँ की रही? कराया, और जिस दिन उनको लेक्चर देना था उस दिन कॉलेज में स्ट्राइक हो गई। अच्छा। 12 बजे स्ट्राइक हो गई, 2 बजे लेक्चर था, और 1:45 आचार्य जी आके ऑफिस में बैठ गए, और सारी व्यवस्था मैं देख रहा था। जी। साथ थे क्या कि स्थिति आप यहाँ पधार के कमरे में, और मैं व्यवस्था कर।
थोड़ी बहुत नेटवर्क की समस्या है जो बनी हुई है और इनसे जूझते हुए ही आज हमें बातचीत करनी है। तो आप भी यहाँ अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ बात चल रही हो, तो आप यहाँ कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। हम लोग यहाँ उस पे भी बात करेंगे। बस नेटवर्क महाराज की थोड़ी-सी कृपा बनी रहे, तो सब कुछ हो जाएगा क्योंकि आज मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। पता नहीं क्या हो जाता है। कोई बात नहीं है सर, वो नज़र ना लगे इसलिए हो रहा है, नज़र लगी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। जब आप बहुत दिल से कोई चीज़ चाहते हैं ना, तो उसमें कुछ न कुछ व्यवधान भी आता है और कुछ ज़्यादा आ रहा है आज। अब मेरे लिए दुविधा की स्थिति ये हो जाती है कि मैं क्या करूँ? ओह! चलिए मैं कुछ कमेंट्स तब तक पढ़ती हूँ। शुरुआत ही शानदार थी सर की, शायद भावना मुख्य है। उस उम्र में जवाबदेही की बात ही नहीं। सही बात है भैया, आप एकदम सही कह रहे हैं चेतन संजीव जी। अ, सुधीर श्रीवास्तव जी, आपका ये बहुत-बहुत स्वागत है। पूजा महेश जी, सर को नज़र लग गई है शायद। हाँ, किसी ने बताया और किसी ने क्या सत्य प्रकाश पांडे जी ने बताया कि वो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और जैसे ही मैंने भी देखा मेरे भी मन में यही बात आई तो शायद हम दोनों की नज़र लग गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी वो हमसे जुड़ जाएँगे और अगर आज का ये कार्यक्रम इसी तरह से चला व्यवधान के साथ में, तो मेरा निवेदन रहेगा कि हम फिर से किसी और दिन बैठेंगे और खूब सारी-सी बातें करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों से मिलना और बात करना, उनको समझना, उनके जीवन के कार्यकाल को समझना हमारे अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सभी एक जीवन में सब कुछ समझ पाना या जी पाना, सारे संघर्षों को देख पाना संभव ही नहीं है। तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका सानिध्य बहुत बड़ी बात है। सर, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? होता है। तो कहाँ चल रहे थे हम? मुझे हाँ। बताओ, याद दिलाओ कहाँ नहीं, चल आप अभी ना रहे दिल्ली थे? यूनिवर्सिटी में चल रहे थे और वहाँ के एक प्रकरण को का ज़िक्र चल रहा था और मैं आपसे आपकी शिक्षा-दीक्षा के बारे में भी जानना चाह रही थी कि आपकी पढ़ाई-लिखाई हाँ, कहाँ और हाँ, तो कैसे, किस तरह से? वो आप, हाँ, 15 मिनट, हाँ, याद आ गया। सारे बच्चे हॉस्टल के आ गए। 6 लड़कों को और लड़कियों को मैंने सड़क पे खड़ा कर दिया कि जो पढ़ा लिखा सा व्यक्ति दिखाई दे, उससे कहना कि डॉक्टर विजेंद्र नाथ जी का लेक्चर है और उसके बाद में चाय पान का कार्यक्रम है। तो अब आप दिखाई देना बंद। नहीं, आप मुझे सुनाई दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं, थोड़ा वीडियो फ्रीज़ है। लेकिन मैं अभी दर्शकों से यही कह रही थी, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कि आज अगर इसी तरह का व्यवधान रहा, अब मैं क्या करूँ? तो हम फिर बैठेंगे और फिर बहुत सारी-सी बातें करेंगे क्योंकि ये उम्मीद थी नहीं, पता है हम लोगों ने 4 बजे एक बार प्रैक्टिस भी की थी कि कैसे जॉइन करना है और एक बार देख लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सब कुछ अच्छा हो गया, सब ओके हो गया, लेकिन जब समय आया तो सारे व्यवधान अब शुरू हुए हैं। तो अब तुम परीक्षा क्या होता है। आधा घंटे में ऑडिटोरियम फुल हो गया और आचार्य जी ने अपना भाषण दिया। तो इन सब चीजों से विद्यार्थी सीखता है। इन चीजों ने मुझे जीवन जीना सिखाया और विषम परिस्थितियों में, जैसे अब तुम संघर्ष कर रही हो, ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर आगे बढ़ना सिखाया। जी। मैं हिंदी के लेक्चर थिएटर के बाहर चुपके से खड़े होकर के सुना करता था। जी। जब मुझे मौका मिला, मैंने साहित्य को देखा, पढ़ता था मैं साहित्य तब भी।
और बात करो। जी सर, मैं डर जा रही हूँ कि पता नहीं नेटवर्क है कि खत्म हो गया, कुछ और दिक्कत तो नहीं आ रही। सर बहुत सारी बातें अभी हमें आपसे और भी जाननी है। तो ये जीवन के जो अनुभव है, जो कार्यकाल है ना, वाकई करके सीखना पड़ता है और जितने व्यवधान आते हैं उससे इंसान और मजबूत होता है। ये हमें आपसे आज जानने को भी मिला। और आज तो व्यवधान की का ही कड़ी चल रहा है, खैर क्या कहें। सर आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप कुछ बताएं कि किस तरह से, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई, किस शहर में, किस कॉलेज में? सर मेरी आवाज आ रही? ओह, क्या करें, कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं अब? विशेष व्यक्तित्व को हार्दिक नमन। सर की बातों को सुनना अपने आप में संस्कृति को ग्रहण करना है। जी हाँ, बिल्कुल पूनम जी, आपने एकदम सही बात कही। लेकिन ये देखिए, समस्याएं तो हैं और बनी हुई हैं। आज हम पता नहीं कितना सुन पाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक एपिसोड और किया जाए। सर मैं वही कह रही हूँ कि आज ही हम लोग बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी अभी ही मैं आपसे निवेदन कर ले रही हूँ कि एक एपिसोड तो आपके साथ और बनता है, जिस दिन सब कुछ ठीक ठाक सा रहे। सर अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप कुछ बता रहे थे। जब चाहो। किस बारे में बता रहा था? अपनी शिक्षा आपकी कहाँ और कैसे रही, किस कॉलेज में, किस शहर में आपके? मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। देखते हैं। सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं पूजा महेश जी। मैं तो कई दिन से इंतजार कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सादर प्रणाम सर आपको। और दुर्लभ अवसर तो जरूर है, लेकिन वो अपने आप में और भी दुर्लभ हो गया है, ताकि थोड़ा सा और इंतजार करो। तो देखते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं कि नेटवर्क फिर से जुड़े और हम उनको सुन पाए, उनसे बात कर पाए। और भी बहुत सारी बातों के बारे में हमें उनसे जानना था। उपासना जी कह रही हैं हे भगवान, और सही बात है, मैं भी कह रही हूँ हे भगवान। सर अब मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, तो सर मैं चाहूंगी ना कि अब वो पिछला वाला प्रश्न को हम लोग थोड़ी देर बाद लेते हैं। और आपकी कोई कविता, कुछ ऐसे जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। चलो, इसमें जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, इनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है या स्त्रियों की? सर मुझे लग रहा है कि 50-50% में है। बता सकती हो? मैं बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि बराबरी की संख्या में है और समाज का संतुलन बनाए रखे हैं ये लोग। पुरुष अधिक हैं, स्त्री अधिक? मुझे लग रहा है कि बराबर की संख्या में है। तो फिर मैं नेटवर्क सुनाने देगा तब तो चलो, बहुत अच्छी। जी जी, बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं दो चार दोहे 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 सुनाता हूं। आप जितने भी लोग हैं, कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार, कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार, कलम बिकी मौत है और कलम था तो हार की जिंदगी। वाह, उफ, क्या कहूं मैं। जी सर। मेरा दोहा सुना? मेरा नहीं। हाँ, आप एक बार उसको रिपीट ही कर दीजिए, क्योंकि कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार, कलम बिकी तो मौत है और कलम थकी तो हार।
क्या बात, न क्या कलम को बात। बिकने देना है, न कलम को थकने देना है। और बिल्कुल। आजकल आप भी व्यथित होंगी, मैं भी व्यथित हूं। अखबार में जब खोलो तो सबसे पहले कोई कोई गंदी खबर बड़े बड़े कॉलम्स में दिखाई दे जाती है। यहां तक कि रिश्तों को भी दाग लग रहा है, खून के रिश्तों को दाग लग रहा है, बाप और बेटी के रिश्तों को दाग लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे शिकारी लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं और चिड़िया का निकल के जाना दूभर हो गया है। बिल्कुल। तब इनमें से जो बहुत सारे लोगों को ये सुने हुए होंगे, लेकिन अब चिड़िया आप समझ गई होंगी मैं किसको कह रहा हूं। जी जी। जी सर। जब जब निकलो नीड़ से, नीड़ घोंसला, जब जब निकलो नीड़ से चिड़ियों रखना याद, जब जब निकलो। तो नीर से चिड़ियों रखना याद। और नेटवर्क महाराज कृपा करो, हम हमारी है फरियाद। लेकिन अब क्या करें। सुधा मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाकी अभी तो शुरुआत थी ये, और नेटवर्क के व्यवधान से बहुत सारे प्रश्न जो है मन में आते हैं और वो निकल जाते हैं। जब जब निकलो नीर से चिड़ियों रखना याद, आगे का अ, चलिए फिर इंतजार करते हैं कि वो हमसे जुड़े और हम लोग बातें करें, क्योंकि जितना मैंने उनके पूरे डिटेल एक अ, उनका परिचय मैंने अपने इस पोस्ट में भी डाला था, और आप लोग उनको पढ़ सकते हैं कि कितना अद्भुत कार्यकाल रहा है सर। सुन नहीं पाए होगे दोहा वो। हाँ, जब 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 निकलो नीर से लो चिड़ियों नीड़ से रखना याद। ना यार, जाल बिछाए कब कहाँ बैठे हों सयाद। समझ में आ वाह। गया ना सबके। जी 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 जी, समझ में आ गया। और और मैंने हम्म, 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 जी सर। और मैसेज क्या है कवि का इसमें कि चिड़ियों, चिड़ियों तुम सब एक हो, यूनाइट होकर के, संगठित होकर के। चिड़ियों तुम सब एक हो, थामो चौंच मशाल। चिड़ियों तुम सब एक हो, थामो चौंच मशाल। बाज सभी घबरा उठे, ऐसा करो धमाल। बाज सभी क्या बात। घबरा उठे, ऐसा करो धमाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर घर बहुत रावण सुंदर। हो गए, घर घर रावण हो गए, राम न मिलते आज। शस्त्र उठाओ जान की, या अस्त्र उठाओ जान की, स्वयं बचाओ लाज। क्या बात। एक यही तरीका रह गया है, आपको अपने आप मजबूत होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल अब बिल्कुल, यहां से बहुत सुंदर। निकल करके चलिए, वो बहुत प्रिय लोगों को दोहे हैं मेरे। हम्म। स्त्री पुरुष संबंधों की व्याख्या है। जी। पहले दो दोहे हैं, दो तीन दोहे हैं, उनमें पुरुष बुरा मान जाते हैं, तो उनसे क्षमा मांग रहा हूं पहले से ही। बोली नदी समुद्र से, नदी स्त्री, समुद्र पुरुष। बोली नदी समुद्र से, आई तेरे पास, मीठी थी। जब पहाड़ पर थी, मैके में थी तो मीठी थी, और जब ससुराल आई तो खारी हो गई। बोली नदी समुद्र से, आई तेरे पास, मीठी थी खारी हुई, फिर भी नहीं उदास। आहा, ये क्या भारतीय बात। नारी के अंदर ही क्षमता है कि खारी होने पर भी उदास नहीं होती है, खुशी खुशी ससुराल के रंग में रंग जाती है। बिल्कुल सही बात। और पुरुष के ऊपर मैं ला पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी इस बात से भी, और आपकी वैसे तो हर एक बात से। लेकिन स्वामी राम शंकर जी, डिजिटल बाबा जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और च- फिर से- जी सर।
बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम कब शुरू होगा। और सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आज नेटवर्क से मैं गुस्सा हूँ। तो हम लोग, अंजू शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी। और आपका नाम देखते ही मेरे चेहरे पे ना एक अलग सी मुस्कान और दिल खुश हो जाता है। उनमें से आप एक हैं। हम लोग बात करने वाले थे 61 दिन 59 खत के बारे में। तो जैसे ही वो नेटवर्क फिर से हमें मिलता है, अब हम लोग सीधे उसी बात को उठाएंगे। और एक उपन्यास जो आजकल चर्चा में भी है, और ये नाम ही अपने आप में ना थोड़ा सा अलग हट करके है कि 61 दिन 59 खत। बिना पढ़े इस उपन्यास के बारे में थोड़ा भी अनुमान लगा पाना कि उन खतों में क्या होगा और किस तरह की बातें हो रही होंगी, तो ये थोड़ा मुश्किल था। अब मैं चाहती थी कि देखिए फिर सर, कोई बात नहीं। जी सर। एक हम्म। शिकायत देखिए कि इतनी इतनी नदियां पी गया, इतनी इतनी नदियां पी गया, फिर भी शेष तलाश। इतनी नदियां पी गया, मेरा प्रहार है ये बहुत बड़ा। इतनी नदियां पी गया, फिर भी शेष तलाश। खारे सागर की मगर मिटी न आदिम प्यास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जो पुरुष लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं मेरे से, तो वहां से जहां भी पढ़ो वहां, तुम्हारा तो गनीमत ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन होता है तो वहां से निकल करके भी आना होता है, तो मैं उससे भी अपनी जान बचाता हूँ। तो तो पुरुषों की तरफ से एक मुक्तक है, और देखना मैंने नए ढंग से कहा है कि मैं समंदर हूं, मैं समंदर हूं, नदी के पास जाना चाहता हूं। कभी गया है समंदर नदी के पास? और भारतीय समाज के अंदर तो हाय तौबा मच जाएगी जब समंदर नदी के पास जाएगा। मैं समंदर हूं, नदी के पास जाना चाहता हूं। नीर खारा है, उसे मीठा बनाना चाहता हूं। मैं समंदर हूं, नदी के पास जाना चाहता हूं। नीर खारा है, उसे मीठा बनाना चाहता हूं। रीत उल्टी है, कहेंगे लोग, ये मुझको पता है। रीत उल्टी है, कहेंगे लोग, ये मुझको पता है। मैं मोहब्बत का मगर नवगीत गाना चाहता हूं। मैं मोहब्बत का मगर नवगीत गाना चाहता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी इस दोहे में ना आपके मन के जितने भाव होते हैं ना, कि वो जो पुरुषत्व है उसको एक कटाक्ष करते, एक प्रहार करते हुए, बहुत ही खूब सर, बहुत सुंदर। काश कि सभी लोग ऐसा कुछ सोच पाते। तो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मुझे हर बार डर लग जा रहा है कि कहीं नेटवर्क की कोई और समस्या तो नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, सो करो, मैं समझ लूंगा बीच बीच। कोई कोई दिन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और आज वही दिन है। जी सर। हम्म। सर, रचनाएं तो हम आपकी एक से बढ़कर एक ही, सारी जितने भी दोहे अभी तक आपने सुनाए, और मुझे मालूम है कि आपकी तर्कस में भी बहुत सारे ऐसे तीर हैं जो लोगों के दिल को सीधे सीधे लगेंगे, छुएंगे, और भावनाओं को भी जागृत करेंगे। मैं आपसे अब बात करना चाहूंगी, हम लोग आना चाहेंगे उस उपन्यास पे जो आजकल काफी चर्चा में है, जो आपका नया उपन्यास है, 61 दिन 59 खत। तो अपने नाम में ही इसका इतना रोचक है, कुछ अद्भुत है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये कैसा, क्या परिकल्पना है इसके पीछे? और अगर आपके पास उपन्यास है तो हम चाहेंगे कि दर्शक भी देखें। ये उपन्यास है। जी 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 जी, 61 दिन 59 खत। जी देखिए, देख पा रहे हैं? जी
सर देख लेते अगर नेटवर्क ने साथ दिया होता। ऐसा होता तो कैसा होता। और क्या हो जी रहा है सर। आज ये? हाँ, हो रहा है, कोई बात नहीं है। ये कह रहा है ना कि बेटा तुम एक दिन और समय निकालो। मुझसे कह रहा है कि आप जो है मतलब एकदम आप पीछे पड़ जाओ। सर के साथ एक बार फिर से मुझे बैठना है। सर एक बार आप और दिखा देते। सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। सर इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताते चलिए। और मैं चाहूंगी कि कोई एक ये पैराग्राफ जो ये आप हाँ, ये मेरा उपन्यास के क्षेत्र में मेरा एक नया प्रयोग है। जो ट्रेडिशनल उपन्यास होते हैं, परंपरागत उपन्यास का शिल्प होता है, उससे बिल्कुल अलग हट करके है। और इसका जो चरित्र हैं, वो भी जो सामान्य परंपरागत चरित्र होते हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। ये एक कॉलेज में पढ़ने वाले 18 साल की युवती और 19 साल के युवक के बीच के संबंधों की कहानी है। संबंध ऐसे जिनमें देह नहीं है, जो रोजाना मिलते हैं कॉलेज में, 4 बार एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों ही आंखों में जो कुछ बातें हो जाती हैं, मिल बैठ करके बातें नहीं कर पाते। एक बार सोचते हैं कैंटीन में बैठ के साथ साथ चाय पिएंगे, तो लड़की आती नहीं है। युवती कहती है, नायिका कहती है, बाद में चिट्ठी लिखती है, कहती नहीं है, चिट्ठी लिखती है कि जानते हो कि मैं कैंटीन में तुम्हारे साथ चाय पीने क्यों नहीं आई? क्योंकि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए ये मैं सहन नहीं कर सकती। युवती को नायिका को अपनी चिंता होनी चाहिए थी, कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए, लेकिन नायिका को अपनी चिंता नहीं है, उसको चिंता है नायक की कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा दे, मुझे इसकी चिंता है। अलग विचित्र। वाकई। नायक के जीवन में अभाव हैं बहुत सारे। माँ का अभाव है, बहन बुआ का अभाव है, भाई बहन का अभाव है, और नायिका के परिवार में सब हैं, लेकिन फिर भी अभाव है। अभाव क्या है कि उसका जो भाई है, जो सबसे छोटा भाई भाइयों में है, वो उससे 5-6 साल बड़ा है। वो खत में लिखती है, अब मैं उससे भी कुछ, माँ तो जो है पुराने विचारों की है, उनसे कुछ नहीं कह सकती। भाई है वो मुझसे 5-6 साल बड़ा है, तो बड़प्पन झाड़ता रहता है। तो मैं किससे कहूं? मेरी एक सहेली है पाशा, उससे सब कुछ कह देती हूं मैं। उसके कंधे पर सर रख करके रो लेती हूं मैं। अब उसकी भी शादी हो गई। अब चलो, भगवान ने कृपा की, तुम मिल गए। मेरे लिए पाशा में और तुम में कोई अंतर नहीं है। इसमें लड़का और लड़की का क्या अंतर? मेरे दिल के 3 टुकड़े हैं, एक मैं, एक पाशा लड़की, और एक तुम। तीनों मेरे लिए एक जैसे हैं। अद्भुत, बिल्कुल अलग। आपने मुझे लगता है कि नहीं पढ़ा होगा। लोग इसको पढ़ करके त्याग पत्र की, जैनेन्द्र के त्याग पत्र के पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी चरित्र वो नहीं मिल पाता है। तो कुछ अलग ही है। मैं इसका जो प्रस्तुति है उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूं। जी 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 सर, बिल्कुल। ये नायक की तरफ से प्रस्तुति है। इसमें 60 वर्ष होने को हैं, लेकिन मैं उसे विस्मृत नहीं कर पाया हूं। मेरा नाम विश्वास है। आरती मुझे प्यार से विशु कहा करती थी। आज भी मेरे और उसके बीच कुछ ऐसा अवश्य है जो मुझे उससे जोड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व पता चला कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। इसके बावजूद मेरी स्मृति में वह पहले की तरह मौजूद है। इन 6 दशकों में मेरी आंखें उसे तलाशती रही हैं। जब भी कहीं मैं बाहर जाता या यात्रा में होता, मेरी नजरें इधर उधर दौड़ती रहती, शायद कहीं दिख जाए। दिन
फिर जी। तो उसके बाद में वो विशु अपने जीवन के बारे में उसको बताता है। वो पूछती है कि मुझे एक भाई जैसे सखा के बारे में जितना मैं जानती हूँ उससे ज्यादा जानना चाहिए। तो वो अपने पूरे जीवन के बारे में, जैसे तुम पूछ रही थी मेरे से, ऐसे आरती उससे पूछ लेती है। तो वो उसको चिट्ठी में लिख करके बता देता है। तो अब उसका उस कॉलेज में दाखिला हो जाता है नायक का, जिसमें वो लड़की पढ़ती है। तो वहां से वो कविता, एक जब सामान समेट रहा है तो उसके मन में एक कविता आती है और वो कविता लिखता है। वो कविता सुनिए जी। कि देवी देवताओं की मनौतियों और अनेक वर्ष की सतत प्रतीक्षा के बाद घर में कुल दीपक का उजाला हुआ था, यानी नायक का जन्म। इस प्रकार मेरा जन्म परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन 1.5 वर्ष के भीतर एक दुर्घटना घट गई। मेरी माँ मुझसे सदा के लिए बिछड़ गई। फिर उसकी दूसरी माँ आ जाती है इसी कविता में, फिर वो भी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो फिर अकेला रह जाता है। और अंत में है कि मेरी एक और माँ मुझसे बिछड़ गई। एक बार फिर चारों ओर मुखौटों की भीड़ लग गई। मुझे लगा कि मैं भी अपने पिता के साथ असमय बूढ़ा हो गया हूँ। अचेतन मस्तिष्क में अंकित वह पीड़ा जब जब भी गहन गह्वर से उभर आती है और मुझे घुटन और संत्रास दे जाती है, तब तक मैं चीख उठता हूँ अचानक, आओ, कोई तो आओ, मुझे प्यार दो, दुलार दो, प्यार दो, दुलार दो। मेरी चीख की आवाज आरती तक कैसे पहुंची यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहुंची जरूर, वरना कैसे लुटाती वह इतना लाड़ दुलार और प्यार मुझ पर। अब धीरे धीरे करके वो 1 वर्ष तक तो कोई बात ही नहीं होती है दोनों में। फिर अचानक एनुअल फंक्शन है कॉलेज का, और वो जनरल सेक्रेटरी है तो वो व्यवस्था में रुका हुआ है। वो पानी पी रहा है, हैंड पंप हुआ करते थे उस जमाने में। वो पानी पी रहा है ओक लगा कर यूं, और अपनी शर्ट निकालता है पैंट में से और हाथ पहुंचता है और शर्ट को पैंट के अंदर कर लेता है। अगले दिन आरती उसके पास से गुजरती हुई नायिका और जाती है और ये कहते हुए निकल जाती है कि ग्रीन रूम में जहां मेकअप वगैरह होता है आर्टिस्ट का, वहां पर सूटकेस में 1 दर्जन रुमाल रखे हैं, वो ले लेना। और हाथ कमीज से नहीं, रुमाल से पूछे जाते। वाह, क्या बात। कहकर निकल गई। और वो उसके डायलॉग्स से पूरा का पूरा उसके दिमाग में घर जाने तक पूरी रात वही गूंजता रहा कि अरे कोई तो है जो मेरी इतनी चिंता करता है। उसे लगा कि मेरा तो पाथेय मुझे मिल गया, लेकिन अपने मन की कैसे कहे। वो फिर किसी तरीके से वो कविता जो उससे पहले अपने बारे में लिखी थी वो देना चाहता है, अगले दिन ले जाता है। वो 2 बार मिलती भी है लेकिन हिम्मत नहीं होती वो कविता उसको देने की। फिर वो अपने मैगजीन के लिए जो आर्टिकल्स कलेक्ट हुए थे उनमें इकट्ठा रख करके और उसको कहता है कि इनको अलग अलग, कविता अलग, लेख अलग, ये कर दोगी तुम? बोले हाँ कर दूंगी। तो अब ये सोचता है कि जब खोलेगी तो कविता को तो पढ़ेगी। फिर वो द्वंद्व में रहता है रात भर कि कहीं ऐसा तो नहीं बुरा मान जाए, क्योंकि बुरा क्यों मानेगी, मैंने तो उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं, मैं तो अपने बारे में लिखा। अगले दिन जो लड़की मुस्कुराती हुई मिलती थी, वो लड़की लाइब्रेरी में आती है। लाइब्रेरी में उसकी एक टेबल है नायक की, और वो एक किताब रखती है और बहुत गंभीर चेहरे से, मुद्रा से कहती है कि इसे देख लेना। और वो जल्दी से उसे निकाल के देखता है तो वो खत है 8-10 पेज का। अब वो उसे पढ़ना चाहता है लेकिन वो क्लास है, फिर उसके बाद में वो डेली पैसेंजर है, ट्रेन में, ट्रेन लेट हो जाए, आज ट्रेन निकल जाए, किसी भी तरीके से मैं इसे वेटिंग रूम में जाके पढ़ूं, लेकिन उसे अवसर नहीं मिलता। तो रात को उस खत को पढ़ता है। उसमें वो कहती है कि मैं तो इससे पहले 2 खत और लिख चुकी हूं, वो फाड़ चुकी हूं, मेरा देने का साहस नहीं हुआ। इस तरीके से वो 61 दिन के अंदर लिखे गए 59 पत्र हैं, और उन 59 पत्रों में आरती का भोलापन, उसका वो माँ का ममत्व देती है नायक को। कहती है कि मैं दूंगी तुम्हें माँ का ममत्व, मैं दूंगी तुम्हें बहन की राखी का बंधन, मैं दूंगी तुम्हें एक दोस्त का स्नेह। और इस तरीके से वो सपने देखती है।
देह नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे शादी के गीत गाने बहुत आते हैं, और जब तक तुम्हारी शादी होगी ना तब तक तुम्हें और भी तैयार कर लूंगी, और खूब बहुत खूब जोर जोर से गाऊंगी, मैं तुम्हारी बारात में जाऊंगी। तो देह है नहीं वो वाला, जिसको आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो रिश्ता आजकल चला है, उस रिश्ते के सामने ये रिश्ता एक युवक और एक युवती का, ये एक नई चीज समाज में लाने, रिश्तों की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए, बनाने के लिए, एक नई परिभाषा देने के लिए मेरा प्रयास है। जी, 60 बहुत 60 बिल्कुल। 60 साल का गर्भकाल है इसका, स्मिता। जी, और प्रसव की पीड़ा भी मैंने बहुत सही है। मैं कई कई रात लिखते हुए इसको रोया हूं। आरती को मैंने अपने आप भीतर उतार लिया है। मैं आरती बन करके मैंने इन खतों को पूरा किया है। और वह बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल पीड़ा आरती को अब पढ़ोगे तुम लोग तो देखोगे, जितनी पीड़ा आरती को हुई होगी वो पीड़ा मैंने सही है, वरना ये उपन्यास नहीं हो पाता तो कोई बनी बनाई चीज हो जाती जिसके अंदर आत्मा नहीं होती। बिल्कुल सर। और मैं शायद इस बात को महसूस कर पा रही हूँ सिर्फ एक छोटा-सा अंश को सुन करके कि जिस पीड़ा की बात आप कर रहे हैं, जिस समय अंतराल को आपने कहा है, शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है या मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब तक कोई उस रास्ते से गुज़रेगा नहीं, तो उस रास्ते की हवाओं का, उसके कंकड़ों का कोई अनुमान लगा नहीं सकता है। तो शायद आपकी बातों में मुझे वो भी अनुभव, वो महसूस हो रहा है, और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। तो सर मैं अब तो बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है कि बस जल्दी से वो हाथ में हमारे वो पुस्तक आ जाए और उसे वो पढ़ लिया जाए हम लोग। तो कैसे मिल सकती है ये पुस्तक, हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वो ओहो! बिल्कुल कीर्तन जी, आप सही लग रहे हैं मुझे भी, और निःशब्द मैं भी हूँ उपासना जी। कई बार कुछ बातें इतनी ज़्यादा दिल को छू जाती हैं ना कि उसके बाद शब्द गौण हो जाते हैं। शब्दों में परिभाषित कर पाना हर समय अपने हृदय के उद्गार को संभव ही नहीं होता है। और आज जब हम सर से बात कर रहे हैं, उनके उपन्यास के बारे में बात कर रहे हैं, उस कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना, जैसा कि कहा कि प्रेम को परिभाषित करने के लिए या संबंधों को एक नई सूचकांक देने के लिए, एक नई परिभाषा देने के लिए इस उपन्यास का गढ़न हुआ है, तो हमें शायद उनकी बातों में ये बात विश्वास के रूप में स्वीकार कर लेनी चाहिए। सर, तो अमेज़न पे जब आप IKSATH 61 लिखेंगे तो किताब आ जाएगी। अरे वाह! तो आप लोग बस ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि गीता त्रिपाठी जी ने ये मुझ तक आज आज पहुँची ही है ये पहुंची है, उपन्यास। आज ही हाँ, पहुंची हाँ, है। हाँ। और देखिए रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पुस्तक को पढ़ने की उत्कंठा बढ़ती जा रही है, और निश्चित रूप से अ, आज आपसे बात करने के बाद मैंने नाम पहले भी सुना था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नाम मैंने पहले भी सुना था और नाम ने मुझे आकृष्ट भी किया था, थोड़ा आश्चर्यचकित भी किया था। लेकिन आज जो उत्कंठा आई है ना मन में कि इसको पढ़ लिया जाए, वो शायद पहले नहीं थी, और अब बस लग रहा है कि मँगा लिया जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बातों से जुड़ पा रहे हैं, और अंदर वो भी वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा इस समय मैं कर रही हूँ। तो एक स्मिता, एक काम जी, मेरा जरूर कीजिए, क्योंकि मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, इस पे मोबाइल पर हूँ, तो कमेंट्स को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो जितने लोग भी हुँ, कमेंट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम निवेदित कीजिए, और मेरा आभार उनको प्रदर्शित कीजिए, क्योंकि वैसे मैं जब देखूंगा इसको तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मेरी तरफ से उनको जरूर आभार प्रदर्शित कर दीजिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए मैं बीच-बीच में इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, लेकिन चूँकि मोबाइल पे हैं आप ना, तो वो फ़ॉन्ट साइज़ भी आपका छोटा आ रहा होगा, पढ़ने में मुश्किल होगी, लेकिन हम्म, मैं कमेंट सारे पढ़ रही हूँ लगभग। पुस्तक का नाम शेयर करें, कहाँ मिलेगी? उपासना जी, 61 दिन 59 खत, ये पुस्तक का नाम है, और आप इसको अमेज़न पे जैसे ही IKS डालेंगे, आपको शायद मिल जाएगा। अ, राजेश राज सर हमसे जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं आभार की जरूरत नहीं है दादा, वो आपको सादर प्रणाम भी कह रहे हैं, और आपसे जुड़े हुए हैं। वाह 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 वाह। वो राजेश तो हमेशा जुड़े ही रहते हैं मेरे से। हाँ,
और आज आपकी बातों में मतलब आपने मुझे आज बहुत ज्यादा भावुक भी किया है। कई बार आपको शायद एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन आपसे बात कर जब से मैं कर रही हूँ ना, ऑफलाइन भी हम लोग जब फोन पे बात कर रहे थे तब भी मुझे ऐसा लग रहा था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राज सर का करना चाहूंगी कि आपसे उन्होंने मुझे मिलाया। तो सर ये तो हो अगर गया। इस जी चलो चलो जी चलो, सर, बोलो बोलो। अब मैं बस आगे बढ़ना चाह रही थी। आप बताइए, आप क्या कुछ कह रहे थे तो हम लोग उस पर बात करें फिर। नहीं नहीं, मैं तो वो राजेश की बात कर रहा था। अगर स्मिता स्मिता न होती तो राजेश मुझसे कहते ही नहीं कि स्मिता से बात करो। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बस। मैं रो दूंगी ऐसे होगा तो। अच्छा, एक एक और है आपकी पुस्तक, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे जिक्र रखना चाहूंगी। उसका नाम है आखर मन के। हाँ, वो आखर मेरी मन। हाँ, 1960 से लेकर के 2000 के बीच की छंद मुक्त कविताओं का संग्रह है। और वो छंद मुक्त है, सारी की सारी कविताएं उसमें। और भी काम है, मैंने जैन फिलॉसफी पे काम किया है। अरे जैन बहुत फिल, ज्यादा काम है, मैं एक एक करके फिर वो सारी बातों पे हाँ जिक्र करना चाहती हूँ, लेकिन आप हाँ, क्योंकि बहुत इतना ज्यादा लंबा है कि मैं शायद ना सभी का नाम ना ले पाऊं, मैं क्योंकि जी बताइए आप। तो मैं, टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि जी ये दक्षिण कोरिया के एक जैन संत हैं। ये बुद्धिज्म की धारा है जैन, मुसान चो ह्यून। अब तो शायद हाँ शरीर पूरा हो गया है उनका। तो उनका एक आध्यात्मिक काव्य संग्रह है, मनाक गाथा। जी। तो मैंने उसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों का संपादन किया है। तो जब मेरे पास वो कोई व्यक्ति, उसके पास इंटरनेट से किया हुआ ट्रांसलेशन छोड़ के गए और 4 दिन बाद आए, बोले जी कब ले जाऊं। तो मैंने जब उसको खोल के देखा तो मेरी समझ में ही नहीं आया, एक कविता भी समझ में नहीं आई। तो मैं संपादन क्या करूं। मैंने कहा 6 महीने बाद। बोले सर कोई बात नहीं, अभी तो 1.5 साल किन्हीं साहब के पास रह करके आई है ये, आप 6 महीने दोगे। मैं ठीक है। मैंने 6 महीने जैन फिलॉसफी को पढ़ा। उसके बाद में मेरी कविताएं समझ में आ गई और मैंने उस पर एडिटिंग कर दिया। फिर उनकी फरमाइश आई कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि और मनगथा के किसी बिंदु पर कंपैरेटिव स्टडी कर। मैंने रहस्यवाद को लेकर के, मिस्टिसिज्म को लेकर के उसमें रिसर्च की और एक पेपर तैयार किया। वो उन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार में मुझसे पढ़वाया और मुझे अवार्ड भी दिया। उसके बाद में उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कोरियन भाषा में उसका अनुवाद किया और उसे कोरिया के ही एक जर्नल में छापा। और उसका फीडबैक उन्हें ऐसा मिला कि एक 40 देशों के जो रिसर्च पेपर्स थे मुसान चो ह्यून के बारे में, उसकी एक बड़ा ग्रंथ पढ़ा। दिखाना लाने वो मोटी किताब। अच्छा, ये वो किताब छपी, वो ये है, और बहुत मोटी ये उफ, क्या करें, जितना भी सुनो कम है। आपकी सादगी में कहीं असाधारण बातें, अपने आप में एक सशक्त पहचान है। जी हाँ, निश्चित रूप से पूनम ग्रोवर जी। और आज अब तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकती हूँ कि एक एपिसोड तो और बनता है, क्योंकि आज बातें भी पूरी नहीं हो पा रही है, व्यवधान बहुत है। जी सर, तो एक बार आप और वो पुस्तक को दिखा देते हैं, क्योंकि हाँ, वो इसमें नेटवर्क इसमें भारतवर्ष से एक ही रिसर्च पेपर शामिल है। वो है मेरा, जो गीतांजलि से तुलनात्मक अध्ययन किया था। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। और वो एक बार कई आप, सारे संग्रह हैं। हाँ, एक बार मैं पुस्तक को जरूर देखना चाहूंगी। और समस्या है क्योंकि मोबाइल पे है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ओह, जी बहुत सर। भारी है। तो इस तरीके से बस जो माँ वाणी काम कराती रही वो करता रहा। असल में मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूँ। वो राजेश राज एक
पंक्तियां सुनाया करते हैं कि जो कुछ है सब मैया का है, मेरा कुछ नहीं है। दुनिया तो क्या मैं भी है। आज वही दोहरा रहा हूँ बिल्कुल, कि मेरा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है और उनकी इस बात को सभी ने बहुत अच्छे से स्वीकार भी किया है और वाक़ई ऐसा ही होता है क्योंकि कोई भी चाहे तो कर सकता है ना, लेकिन शायद ईश्वर चुनता है कि हाँ, मेरी बातों को, मेरे विचारों को क कौन पहुँचाएगा। तो अभी चूँकि बहुत सारे इतने लंबा लिस्ट है मेरे पास में आपकी पुस्तकों का, आपके पुरस्कारों का, आपके कार्यों का कि इतने कम समय में इसको समाहित कर पाना तो संभव ही नहीं है। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि और कोई नहीं, किन बातों को आप जी सर। आवाज ही सर, साफ नहीं आई। अच्छा नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि मुझे ना सच में रोना आ जाता है कई बार और अभी आ रहा है बहुत ज़ोर से। क्या करूँ मैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो है अ, जो और जो प्रकाशन में अभी आने वाले हैं, तो उनमें से है पकड़ो हाथ कबीर, दोहा संग्रह है और शोध पत्र एवं लेखों का संग्रह है। प्रमुख सम्मान इतने ज़्यादा लंबा लिस्ट है कि उनके बारे में कैसे बात की जाए? नहीं नहीं, सर वो उनकी बात, सम्मानों की बात मत कीजिए, वो ऐसे ही लिखे रहने दीजिए उन्हें। नहीं, मैं आपके उन कार्यों के विषय में विशेष रूप से जानना चाहूँगी, जब कार्य महान होते हैं ना, तो सम्मान अपने आप को कहते हैं ना, गीता में लिखा भी है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो कर्म होंगे, तो उसका फल मिलेगा ही, अभी नहीं तो कभी। तो सर आप कैसे हम अपने कार्यों अब आज तो के मैं, विषय में हुँ, थोड़ा बहुत और कुछ बता देते तो अच्छा था। कुछ और पुस्तकों का ज़िक्र हो जाए। दोबारा से प्रश्न प्रश्न दोबारा से करो, आया नहीं। सर मैं चूँकि आपका कार्यकाल, आपके कार्य इतना लंबा है और इतने विभिन्न उसमें प्रकार के हैं कि सभी को समाहित कर पाना इतने कम समय में वो संभव नहीं है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप किन पुस्तकों का ज़िक्र विशेष रूप से करना चाहेंगे? अ, कुछ नहीं, बट ये जो रिसर्च पेपर्स हैं, ये सब तो बहुत सारे हैं और उनकी चर्चा भी यहाँ नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि वो गंभीर चर्चा का हर एक रिसर्च पेपर अपने आप में एक अलग से विषय है। तो उनको तो बस यही मान लीजिए कि हाँ, वो कुछ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे वो तैयार हो गया। वो विभिन्न जैन फिलोसफी पे मेरे 8-10 रिसर्च पेपर्स हैं। हुँ, रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन इन इंडिया पे मेरा पेपर है। जैन आर्ट के ऊपर मेरा बीज वक्तव्य था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हुँ। ये सब बहुत सारे हैं और कई पुस्तकों का संपादन में किया है मैंने। उस मौसम से इस मौसम तक, कलम पचीसी और कई सारी हाँ, किताबें हैं। कलम तो पचीसी के बारे में कुछ बताएँगे? ये हमारे जो हापुड़ क्षेत्र है, हुँ, इसके 25 कवियों का ये संकलन है और उस अच्छा। मौसम से इस मौसम तक भी हापुड़ के कवि, हापुड़ की बड़ी पुरानी साहित्यिक परंपरा है। आचार्य क्षेमचंद्र सुमन से लेकर के और अब तक संत कवि गंगादास, जो हिंदी के खड़ी बोली के पहले कवि कहे जाते हैं, वो भी यहीं पैदा हुए। उसमें ये अलग, हर हर एक विषय इनमें अलग अलग टॉक का है। एक के अंदर समाहित करना न तुम्हारे लिए मुमकिन है, न मेरे लिए मुमकिन है। बिल्कुल, सही बात तो है। तो बहुत सारे लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे मालूम है कि सभी के मन में प्रश्न चल रहे हैं, आपसे बहुत कुछ जानना है क्योंकि मैंने आपके विषय में यहाँ अपने पोस्ट में भी डाला था और आपके कार्यों को लोग तक पहुँच चुके हैं। राजेश राज सर का यहाँ पे कमेंट है और उन्होंने उन पंक्तियों को यहाँ पे दोहराया है कि शब्द स्वर ज्ञान सारा मैया का, नाद संधान सारा मैया का, मैं तो छोटा सा एक जरिया हूँ, मान सम्मान सारा मैया का। भैया का बिल्कुल, ये मन की बात राजेश राज ने लिखी है
और हजार 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 पंक्तियां इन दो पंक्तियों के ऊपर न्यौछावर की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अभी क्या भविष्य में इस पुस्तक के बाद, इस उपन्यास के बाद अभी क्या कार्य चल रहा है? अभी एक दोहा संग्रह मेरा पाइपलाइन में है। मेरी तरफ से कमी है कि मेरा आत्मकथ्य उसमें नहीं जा पाया है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मेरे 27 मार्च तक वो आ जाना चाहिए। मेरा ये प्रयास रहेगा। चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा। हाँ, उसके बाद में फिर इस उपन्यास के बाद में एक और उपन्यास के कुछ पात्र जो है मुझे पुणे में परेशान कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं। वो चल रहा है। अब मैं नहीं जानता वो बेचैनी कब जो है शब्दों में बदलेगी, कब बाहर आएगा। और ये जितनी भी लेख हैं, क्या करें। चलिए, अब तो अपने समापन की तरफ है और निश्चित रूप से एक बार फिर हम बैठेंगे और बहुत सारी सी बातें करेंगे, क्योंकि जब 27 मार्च ही क्यों सर? अच्छा, ये प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। तो बस वो चलता रहेगा। जी जी जी, देखिए, एक मन में उत्कंठाएं तो देखिए सभी की हो रही हैं, कुछ ना कुछ। जैसे 27 मार्च ही क्यों सर, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, जब आपने 27 मार्च नहीं नहीं, वो अभी अभी कुछ मित्र लोग बैठे थे। वो ये जो दोहे का पुस्तक है, इसे इसका संपादकीय दायित्व तो राजेश राज ने उठाया है। अच्छा। रेल की लंबी यात्राओं में जो है वो उनको पढ़ा है, संपादन का पूरा पूरा दायित्व निभाया है। तो वो भी कह रहे थे कि दादा आपकी उम्र तो बढ़ती चली जाएगी और ये दोहों की उम्र तो वही रहनी है जो है। तो ये 8 साल से लंबित पड़े हुए हैं छपने के लिए। तो सब मित्रों का कहना था कि आप आपकी अपने जन्मदिन पर जो है एक लक्ष्य बना लीजिए कि उससे पहले आ जानी है किताब। तो मैंने उनका जन्मदिन है। हाँ हाँ हाँ, आदेश सिर माथे पर मैंने लिया और मैंने कहा अच्छा, मैं अब मुझे और भी अच्छी से समझ में आ रहा है कि आपका 27 मार्च जन्मदिन है और राजेश राज सर 27 नंबर हो गए, 18, 9, 18, 27, ये 9 वाली जो गणना है ना, उनके साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। कुछ तो है, कुछ तो है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो जुड़े हैं तो 27 ही हो सकता था, या 18 या 9 ही हो सकता था वो दिनांक। तो अब ज्यादा समझ में आ चुका है। तो सर, बस चलते चलते कुछ बातों के बारे में, हालांकि मुझे तो बहुत सारी सी बातें करनी थी, लेकिन आज नेटवर्क ने मुझे वो मौका नहीं दिया। तो फिर किसी दिन हम लोग बैठेंगे और बहुत सारी सी बातें करेंगे आपके साथ में। देखिए, सर कह रहे हैं कि सही पकड़ी हो। निश्चित रूप से। और नहीं, मैं स्वयं बहुत सारी चर्चाएं करना चाहता हूं कि आज की जो समकालीन विसंगतियां क्या हैं, साहित्य की इसमें क्या भूमिका है। मैं कुछ इस तरह की गंभीर चर्चा भी करना, अपने बारे में मैं कम बोलना चाहता हूं, इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा बात करना चाहता हूं। आपका वक्तव्य उसी बात पे लेना चाहूंगी कि जो आज के दौर में, आज के समय में जो विसंगतियां की बात आप कर रहे हैं, उसका समाधान आप किस रूप में देखते हैं? साहित्य, कविता, प्रकृति और मनुष्य को आत्मीय रिश्तों में जो कोई चीज बांध सकती है तो वो कविता है। कविता में संगीत भी है, कविता में चित्र भी है, और उसमें वो क्षमता है कि एक कविता पढ़ करके आत्महत्या करने जा रहा व्यक्ति अपना सोच बदल सकता है। बहुत शक्ति है। और साहित्य पे जब बात करेंगे तब भी मैं बात करूंगा। साहित्य का सरोकार है ये। साहित्य को लोग शुरू से कहते आ रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तुमने भी क्लासों में पढ़ा होगा, हिंदी में निबंध लिखे होंगे इस पर। मैं कहता हूं साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं है, वो दीपक भी है। ये साहित्य की जिम्मेवारी है कि वो रोशनी दिखाए, समाज को रास्ता दिखाए कि किस तरफ ले जा रहे हो। अगर साहित्य अपने इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता है तो वो साहित्य के साथ कलमकार की गद्दारी है, वो सहन नहीं की जा सकती।
उसको रास्ता दिखाना ही होगा। आप देखिए, जो विसंगतियां वर्तमान में हैं बहुत सारी हैं, मैं उनके बारे में फिर समय बहुत लगेगा। उनको सामने रख, आप एक तस्वीर आप देखिए सामने है जिसमें देश है पूरा, और सारे के सारे जो आजकल चाहे राजनीतिक अराजकता हो, शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता हो, परीक्षा होती है पेपर आउट हो जाते हैं, शिक्षा का व्यापारीकरण हो, राजनीति के अंदर अराजकता का हाल आप देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई नैतिकता ही नहीं रह गई है। धर्म के क्षेत्र में अराजकता है, समाज के क्षेत्र में अराजकता है, परिवार के क्षेत्र में अराजकता है, परिवार में भी अराजकता है, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, माता पिता और संतान के बीच में। इस अराजकता के माहौल से अगर कोई चीज समाज को और देश को, नागरिकों को बाहर निकाल सकती है, वो साहित्य है। चाहे वो कविता हो, या गद्य साहित्य हो, वो साहित्य है, साहित्य का ही दायित्व है। क्योंकि राजनीतिज्ञों का कोई, आप देख रहे हैं, कोई मॉरल रह नहीं गया है। वो राजनीतिज्ञ नहीं रह गए, राजनीतिज्ञ कम, राजनीतिबाज ज्यादा हो गए। तो साहित्यकार है जिसको कोई डर नहीं है। असली कलम वो है जो डरती नहीं है, हस्तक्षेप करती है, अव्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करती है, विसंगतियों पे हस्तक्षेप करती है। वो दिखाती है कि ये विसंगति है और इसको इस तरीके से दूर करना ही पड़ेगा। अगर आंदोलन को धार देती है, आप स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पढ़ें तो सब कितने पत्रकार थे, गांधी जी ने खुद पत्र अपने हाथ से निकाला। तो कलम में तो बड़ी ताकत है। जब बंदूकें फेल हो जाती हैं तब कलम आगे बढ़ करके मोर्चे को संभालती है। तो ये तो करना ही होगा। जी जी। तो आज के जो नवांकुर हैं, जो साहित्यकार हैं, तो वो करना तो होगा, लेकिन उनको उस करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिल सकती है? ये क्योंकि मैं बताता हूँ। जी। अंकुर जब बीज से निकलता है तो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंकुर को खाद और पानी अगर नहीं मिलता है तो वहीं मुरझा जाता है। अगर उगता भी है तो बड़ा होकर के कमजोर होता है। तो अंकुर की सही देखभाल और सही उसका पालन पोषण, सही खाद पानी देने का दायित्व तो समाज का है। समाज में जो साहित्य का पक्ष है तो जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनका है, और ग्रहण करने का काम नवांकुरों का है। तब वो सही मार्ग पे चल करके सही दिशा को अपना सकते हैं। सोशल मीडिया से बहुत लाभ हुआ है लेकिन हानि भी हुई है। वो 250 लाइक्स मिलने के बाद में और 50 कमेंट मिलने के बाद में बच्चा समझता है कि बस अब हो गया, अब आगे तो अब कहीं जाना ही नहीं। मैं आज भी ये सोचता हूं कि राजेश से पूछता हूं, राजेश बताओ मुझे इसके अंदर क्या हो सकता है। तो ये चीज पढ़ना, अब एक मंत्र दे रहा हूं नवांकुरों को, जब तुमने कहा है कि पढ़ो बहुत सारा और उस पे चिंतन मनन करो उससे भी कई गुना, और लिखो इतना सा इतना सा इतना सा। कागज पर उल्टी मत करो मित्रों, कि जो मन में आया वही जो है उगल, वो उसको मैं नहीं, अच्छा काम नहीं मानता। चिंतन करो, पढ़ो, लिखो और कहो। बहुत बहुत सारे नवांकुर ऐसे निकल रहे हैं कि उनमें बहुत क्षमता दिखाई देती है, बहुत शक्ति दिखाई देती है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, और आना ही होगा। नई नई जब तक नए पत्ते नहीं होंगे, हम लोग तो पीले पत्ते हैं, झड़ जाएंगे कभी, तो उसकी जगह नए अंकुर निकलेंगे, नए पत्ते निकलेंगे, पेड़ हरे भरे रहेंगे, खिले रहेंगे, और भविष्य उज्जवल है, ऐसा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत ही आवश्यक बातें चल रही थी, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने, शायद हर बात में आप लोगों को भी लगता होगा कि ये कितना रिपीट करती है एक ही बात को, लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ बहुत ही हृदय की गहराइयों से कि जितना हो सके बुजुर्गों के साथ अपना समय व्यतीत करें, बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ बैठें, क्योंकि उनके सानिध्य में जो ज्ञान और जो वातावरण, जो माहौल हमें मिल सकता है, वो शायद 100 किताब पढ़ने के बाद भी मुश्किल होगा। तो इसलिए भी जी सर, बस अब
लिखा जाएगा जितना कम उतना होगा उसमें दम। वाह वाह नहीं। वाह 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 वाह, इनको किसका, राजेश का है ना? और जी किसी जी का हो नहीं बिल्कुल सकता, बिल्कुल, राजेश का और होगा। किसी, हाँ हाँ, ये बात आपने सही कही कि और किसी का हो ही नहीं सकता। जो प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से आती हैं वो और सीधे मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है कुछ, कोई कमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है, बूढ़ी आंखें हैं। अनुभवी आंखें हैं सर, बूढ़ी नहीं कहा जाता है, कहते हैं कि अनुभवी आंखें हैं। और आपका अनुभव आपके हर शब्द में यहाँ झलक रहा है। और मैं चाहूंगी कि सर प्लीज किसी दिन हम लोग फिर से बैठेंगे और बहुत सारी बातों पे अभी आपसे चर्चा करना श्रेष्ठ है। और हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, क्योंकि आज नेटवर्क ने कुछ कुछ अपनी महिमा दिखाई, जिसकी हाँ वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। हाँ, और मैं अब बस चलते-चलते कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े रहे। गार्गी कौशिक जी हैं, वह बहुत रोचक कह रही हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कहते हैं कि प्रेम प्रसंग की इतनी भावपूर्ण रचना निश्चित ही इसके किरदार को स्वयं में समाहित करने के बाद ही लिखा जा सकता है। जब आपने अपने उपन्यास का जो ज़िक्र किया ना, उसके बाद उनका ये कमेंट आया था। और आपके उपन्यास से सभी लोग अपने आप को जुड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बस इस कार्यक्रम के बाद वो सीधे अमेज़न खोलेंगे और आपके उसका उपन्यास को सीधे ऑर्डर करने वाले हैं। कम से कम मैं तो बिल्कुल करने वाली हूँ। और नहीं, पूनम गौरव जी हैं, ग्रोवर जी हैं, कहती हैं कि धरती से आकाश तक 7 रंगों की धार, चल मिलकर हम तोड़ दें इंद्रधनुष इस बार। क्या बात है! क्या बात है! ओ मेरा 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 ही दोहा दोहरा दिया उन्होंने। अच्छा, आहा! फिर तो क्या बात है! हाँ, तो कुछ कुछ ऐसा ही है। हुँ, होली होली पर ये कभी हुआ होगा दोहा। ये बहुत पूनम ग्रोवर बहुत काम कर रही हैं, बहुत इंस्पिरेशनल मोटिवेटर स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। चलिए फिर किसी दिन बात करते हैं हम लोग। कलम आपकी अनुपम और अनमोल, ऐसा वो कह रही हैं। तो सभी को मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमसे जुड़े रहे। हालाँकि नेटवर्क की समस्याओं के कारण थोड़ा बहुत विघ्न पड़ता रहा, लेकिन फिर हम लोग बहुत जल्दी ही बहुत सारी बातों पे और भी चर्चा करेंगे। तो सर बस हमें अब इंतज़ार है कि आपका वो उपन्यास हमारे हाथ में आ जाए और 27 मार्च जल्दी से आ जाए। और फिर हम लोग आपके जन्मदिन पे आपके उस नए ग्रंथ को, उस नए काव्य संग्रह को हम अपने हाथ में ले पाएँ। बस मेरा एक ही निवेदन है तुमसे भी और बाकी जो पाठक हैं उनसे भी, कि इस उपन्यास को पढ़ें तो आरती की आत्मा में उतर करके पढ़ें, या आरती को अपनी आत्मा में उतार कर पढ़ें, तो उसका वो आनंद ले पाएंगे जो मिलना चाहिए। ये मैकेनिकली पढ़ने का, यांत्रिक रूप से पढ़ने का उपन्यास नहीं है, ये भावनात्मक रूप से डूब करके पढ़ने का उपन्यास जी, बिल्कुल। है। और मेरी मेरी बस तरफ से सब पाठकों को फिर बहुत बहुत श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत आभार। बहुत-बहुत आभार सर नमस्कार आपका। नमस्कार और नमस्कार। बहुत-बहुत प्रणाम आपको। और बहुत सारे नए कमेंट्स भी आते जा रहे हैं। विजय सिंह जी अभी-अभी हमसे जुड़े हुए हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। और सभी का हाँ, स्वागत और सभी को प्रणाम बहुत-बहुत भाई, धन्यवाद, नमस्कार आभार। नमस्कार नमस्कार बस नमस्कार। आप लोग, जो लोग लेट से जुड़े हैं, थोड़ा देर हो गया उनको, वो इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं नई बातों के साथ में। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।